लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाल टमाटर, लाल सिलेंडर और अब लाल डायरी। राजस्थान की सियासी गलियारों में सब कुछ लाल लाल दिख रहा है। 2023 के चुनाव में जनता किसको लाल झंडी दिखाएगी और किसका डब्बा गोल करेगी, इसका खुलासा तो रिजल्ट के बाद ही आएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति पर क्या एनालिसिस है, क्या तस्वीर है, ये हम आपको लगातार हर हफ्ते बताते रहते हैं। लाल डायरी से राजस्थान में जो सियासी तूफान उठा है वो कब थमेगा या नहीं थमेगा, ये तो आने वाला वक्त और सियासी करवट बताएगी। लेकिन फिलहाल आज राजनीति में हम चर्चा करेंगे धौलपुर की। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और राजनीति में आपका स्वागत है। अपने अतीत को छुपाने के लिए कई लोग नाम बदल लेते हैं, तो सियासत में अपने अतीत को छिपाने के लिए नेता पार्टी बदल लेते हैं। 2023 के लिए राजनीतिक उठापटक जारी है। जीत के लिए भी चौसर बिछ गई है, लेकिन नेताओं के लिए जनता ही भाग्य विधाता होती है और ये भूलना नहीं चाहिए नेताओं को। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में जनता ही सबसे बड़ा सहारा है। 2023 का सियासी संग्राम दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के रण में मोदी हो या फिर गहलोत, दोनों ने जीत का प्रण ले लिया है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बागी, बजरी और बंदूक, इन तीनों के लिए कुख्यात धौलपुर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है, सियासत का केंद्र बिंदु माना जाता है और धौलपुर प्रदेश की राजनीति में काफी अहम भूमिका भी रखता है। राजनीति में धौलपुर से बड़े राजनेताओं का नाम जुड़ा है और धौलपुर से पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत चुनाव भी लड़ चुके हैं और वसुंधरा राजे, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। बागियों के कारण भी धौलपुर मशहूर रहा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले धौलपुर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजस्थान की सियासत में अगर किसी धाकड़ दिग्गज महिला नेत्री का नाम आए तो उस लिस्ट में निसंदेह वसुंधरा राजे का नाम सबसे ऊपर शामिल है। हाड़ौती में वसुंधरा राजे का सियासी घर उसको माना जाता है, लेकिन धौलपुर उनका अपना घर है। वसुंधरा राजे ने 1984 में राजनीति में कदम रखा था। राजनीतिक करियर का पहला चुनाव मध्य प्रदेश के भिंड लोकसभा चुनाव से 1984 में लड़ा, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर होने के चलते वो चुनाव हार गई थी और इसके बाद राजस्थान में भाजपा के कद्दावर नेता भैरों सिंह शेखावत उनको लेकर राजस्थान में आए और जब 8वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे धौलपुर से चुनी गई। 2003 में वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति की माहिर खिलाड़ी मानी जाती हैं। भैरों सिंह शेखावत को छोड़ दें अगर, तो राजे ही एकमात्र नेता हैं जिनके पास भाजपा की ओर से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अनुभव है। राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। तमाम विरोधाभासों के बावजूद भी अभी भी वसुंधरा राजे राजस्थान में जननेता के तौर पर बेहद लोकप्रिय हैं। हाल ही में उनके पोस्टर और तमाम चीजें, और यहाँ तक कि 2023 का जो चुनाव है उसमें वसुंधरा राजे की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अब डिपेंड करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या तय किया है, उनको कितना आगे रखना है या कितना पीछे, वो जाहिर तौर पर डिपेंड करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। धौलपुर पहले बयाना लोकसभा क्षेत्र में शामिल था। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने 1980 और 1984 में लाला राम ने कांग्रेस को जीत दिलाई और 1989 में बीजेपी के थान सिंह जाटव, 1991 से 1998 तक गंगाराम कोली और 1999 में बहादुर सिंह कोली और 2004 में बीजेपी के राम स्वरूप कोली ने जीत हासिल की थी। 2008 में परिसीमन के दौरान करौली धौलपुर को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बना दिया गया और 2009 में कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा को जीत नसीब हुई थी और 2014 से लगातार बीजेपी मनोज राजौरिया बीजेपी से सांसद रहे और एक बार फिर से 2024 के चुनावी मैदान में ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बेहद सरल और बेहद निर्मल व्यक्ति, जो बहुत ही लोकसभा में हम गए जब उनके इलाके में, तो सबने एक बात कॉमन कही कि बहुत ही सरल हैं और बहुत ही मीठा बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम सांसद मनोज राजौरिया की बात और उनके इलाके की बात करते हैं तो 2014 हो या फिर 2019, दोनों चुनाव में मनोज राजौरिया
ने जीत हासिल की। लोगों का मानना है कि एक तो मोदी लहर थी और मनोज राजौरिया का सरल स्वभाव इसकी वजह है। हालांकि राजौरिया ने अपने इलाके में विकास कार्य करवाए हैं और विकास कार्यों के दम पर ही तीसरी बार भी चुनावी मैदान में उतरने का दावा करते हैं। विकास कार्यों में सबसे अहम जिसकी चर्चा हमें जमीन पर मिली वो ये था कि धौलपुर और सर मथुरा के बीच नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदलवाने का काम, जिससे लोगों की जीवन थोड़ा आसान हुआ। वो रेल लाइन एक बहुत बड़ा काम के लिहाज से, उपलब्धि के लिहाज से इस इलाके के लोग देखते हैं। इस काम से धौलपुर का संपर्क सीधे रेल मार्ग से राजस्थान से जुड़ गया है। और इसके अलावा दूसरी बड़ी उपलब्धि की बात करें तो 2 मेडिकल कॉलेज खुलवाने का भी है। जल जीवन मिशन योजना के तहत राजौरिया ने इलाके की जनता को पानी भी मुहैया कराया है। धौलपुर के लोगों को चंबल लिफ्ट परियोजना के जरिए सिंचाई का पानी देने का काम भी किया गया है, वो भी अहम भूमिका उनकी मानी जा रही है उसमें। और इसके अलावा जल्द ही एक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। 6 लेन एक्सप्रेसवे धौलपुर से गुजरेगा। जिले में होटल मैनेजमेंट और नर्सिंग कॉलेज की भी सौगात दी है। करौली जिले की लंबित रेल लाइन की मांग भी सदन में उठाई और जिस पर जल्द ही काम शुरू होगा। अभी हाल ही में सांसद मनोज राजौरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जमकर और उसकी चर्चा भी जमीन पर दिखी, जिसमें राजौरिया ये कह रहे थे कि राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार आ सकती। सांसद मनोज राजौरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसके बाद उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी। सांसद मनोज राजौरिया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते हैं और धौलपुर में वसुंधरा का इम्पैक्ट भी काफी है। राजौरिया भले आदमी हैं और लोगों से मीठा बोलते हैं और कम भी बोलते हैं। ये विरोधियों का मानना था कि कम बोलते हैं इसलिए सेफ रहते हैं। पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा चुनाव में हावी रहेगा और जो मनोज राजौरिया की चिंता का विषय भी है। उनके जो साथ के लोग हैं उन्होंने बताया कि ईआरसीपी का मुद्दा मनोज राजौरिया के लिए भी एक चिंता का विषय है और इससे धौलपुर भी अछूता नहीं है। लबोलुबाब ये है कि इस बार ईआरसीपी इस इलाके में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। उसका कितना इम्पैक्ट होगा, उसे कैसे बैलेंस किया जाएगा और उसमें वसुंधरा राजे कितनी मदद मनोज राजौरिया की करती है, उनका कितना इम्पैक्ट रहता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बाकी जो इस जिले में 4 सीट हैं उस पर वहां के लोग ये मानते हैं कि मनोज राजौरिया बहुत भले व्यक्ति हैं लेकिन बहुत ज्यादा वोट मूव करने का इंपैक्ट नजर नहीं आया। अब हम बात करेंगे धौलपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें। धौलपुर विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस का ही दबदबा रहा। यही वजह है कि 1972 से लेकर 2003 तक कांग्रेस के ही एक व्यक्ति को अपना प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया, वो है बनवारी लाल शर्मा। 8 बार टिकट देकर चुनाव मैदान में उनको उतारा। 1972 में बनवारी लाल शर्मा ने स्वतंत्र पार्टी के सालिग्राम को चुनाव में हराकर पहली बार विधानसभा की दहलीज पर कदम रखा था। 1977 में बीजेपी के सरदार जगदीश सिंह से चुनाव हार गए थे। 1980 के चुनाव में एक बार फिर बनवारी लाल शर्मा ने जगदीश सिंह को हराकर अपनी जीत गई। 1985 में धौलपुर की महारानी और राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे ने जिले की राजनीति में कदम रखा और बनवारी लाल शर्मा को 1985 में पटकनी दे दी। अपनी जीत उसके बाद सुनिश्चित की। 1985 की जीत के बाद 1990 में सीट पर अगले विधानसभा चुनाव में भैरव सिंह शेखावत ने कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ा और बनवारी लाल शर्मा को दूसरी बार शिकस्त खानी पड़ी। 2013 का चुनाव धौलपुर विधानसभा में बड़ा ही अहम रहा। इस बार बसपा ने जो एंट्री मारी, युवा उद्योगपति और कुशवा समाज से आने वाले BL कुशवा ने अपने रुतबे, पैसे और युवाओं के दिलों में देखते ही देखते उनके साथ रहकर घर बना लिया। बसपा से प्रत्याशी बने और मैदान में आ गए। जो ये बसपा भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, बीजेपी भी आ गई, तो चुनाव ट्रायंगल हो गया और जिसमें जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ठुकराते हुए बीएसपी से कुशवा को विधायक बना दिया। इस बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक शर्मा के साथ बीजेपी के अब्दुल सगीर को हार देखनी पड़ी। लेकिन रुतबा, शौक, फैशन के बलबूते युवाओं के दिल में घर बना लेने वाले BL कुशवा की विधायकी कुछ ही समय चली और आरोपों के मुताबिक कहते हैं कि एक युवक के मर्डर की साजिश रचना, चिट फंड मामला, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा और जिसके कारण विधायकी भी चली गई।
जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले में बसपा से चुनाव लड़े बीएल कुशवाहा की पत्नी शोभाराम कुशवाहा, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, हम आगे बात करेंगे, शोभाराम कुशवाहा को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस ने उपचुनाव में 2 बार हारने वाले अशोक शर्मा की टिकट काटकर एक बार फिर से उम्र दराज लेकिन कुशल राजनीतिज्ञ बनवारी लाल शर्मा को मैदान में उतारा। ये उपचुनाव ऐतिहासिक रहा, जिसमें खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कमान संभाली। करीब 1 महीने तक पूरी सरकार इस विधानसभा में रही। वहीं कांग्रेस के लिए चुनाव कैंपेन का जिम्मा तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने संभाला। लेकिन इस उपचुनाव में शोभारामनी ने चुनाव जीतकर बीजेपी की गोद में वो चुनाव डाल दिया, वो जीत डाल दी। और इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से शोभारानी कुशवाहा पर दांव खेला। वहीं इस चुनाव में पहले राजनीतिक समीकरण ऐसे बने कि कांग्रेस के कद्दावर नेता बनवारी लाल शर्मा, जो कई बार कांग्रेस को जीत दिला चुके थे, उनके ही पुत्र ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस प्रत्याशी का पद खाली हो गया। दरअसल धौलपुर सीट पर कुशवाहा और ब्राह्मण वोट बैंक काफी है, तो ऐसे में कुशवाहा को साधने के लिए कांग्रेस ने भी कुशवाहा प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा पर दांव खेला। पेशे से चिकित्सक शिवचरण कुशवाहा हकीकत में शोभा रानी कुशवाहा के सगे जीजाजी हैं, तो ऐसे में पूरा चुनाव जीजा साली के बीच का मुकाबला बन गया और जिसमें साली ने जीजा को पटकनी देकर दूसरी बार चुनाव जीत लिया और कुशवाहा समाज की कद्दावर नेता के रूप में जिले में अपनी पहचान बनाई। फिर एक दिन शोभा रानी कुशवाहा ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर सबको चौंका दिया। लेकिन शोभा रानी से जुड़े सूत्र ये बताते हैं कि शोभा रानी इसकी वजह मैडम यानी वसुंधरा राजे को बताती हैं, लेकिन ये कितना सच है उसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। हाँ, वसुंधरा राजे शोभा रानी को राजनीति में लेकर आई और इस मुकाम तक पहुंचाया, ये जरूर एक सच है जो वो मानती हैं। शोभा रानी के क्रॉस वोट करने के बाद उन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया। ऐतिहासिक राजनीतिक इतिहास के चलते हमने इस सीट के पुराने समीकरणों और किस्सों पर आपसे थोड़ी ज्यादा लंबी बात की, लेकिन अब आपको वर्तमान की तरफ ले चलते हैं, वर्तमान के हालात बता देते हैं। जिला स्तर पर माइनॉरिटी का छात्रावास खुला है, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी और राज्य सरकार का साझा प्रयास रहा है। वहीं एग्रीकल्चर कॉलेज भी अभी हाल ही के बजट में आवंटित हुआ है। धौलपुर में 400 केवी का सबस्टेशन मंजूर किया गया है। अभी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में शुरू होगा। ये बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा काम माना जा रहा है। इनमें से जो काम मैंने बताए वो कुछ शुरू हो गए हैं और कुछ आने वाले वक्त में शुरू होंगे, लेकिन जनता अभी भी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर खुश नहीं है, परेशान है। यहाँ पर विधायक पे कई सारे आरोप भी हैं और ये मान रहे हैं कि विकास जिस स्पीड से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और विधायक चाहकर इस इलाके में और बेहतर जो तैयारियां हैं और बेहतर विकास के आयाम दे सकते थे। शहर की सड़कों को खराब को लेकर, शहर की सड़कें जितनी खराब हैं उसको लेकर भी शिकायत सामने आई और खास तौर पे जब हम यहाँ इस इलाके के कॉलोनियों में पहुंचे तो कॉलोनियों के लोग का ही मानना था कि जो कॉलोनी है उसका डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ है। कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता जिससे त्रस्त नजर आई, नाराज भी नजर आई और कहीं ना कहीं किसी उम्मीद में भी नजर आई, और इन सब की वजह से जनता उत्साहित नजर नहीं आई। विकास के पुराने ढर्रे से जनता परेशान भी। एक अहम बात, काली तीर योजना, जिसका जिक्र करना जरूरी है, जो धौलपुर और राजाखेड़ा के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। 640 करोड़ की ये परियोजना, जिसमें 180 मीटर पानी चंबल से लिफ्ट करके रामसागर डैम और पार्वती डैम में डाला जाएगा और जिससे धौलपुर और राजाखेड़ा की जनता को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और काफी फायदा होगा। टेंडर पूरा हो चुका है, काम शुरू होने वाला है और ये प्रोजेक्ट लगभग 2 साल का माना जा रहा है। धौलपुर और राजाखेड़ा में एनीकट बने, पार्वती डैम और पार्वती नदी में एनीकट बनाए गए हैं। वाटर टेबल लगातार बढ़ रहा है और जिससे सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। पिछले कुछ समय में जिस तरह से शोभा रानी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजनीतिक नजदीकियां मानी जा रही हैं, उससे तो यही लगता है कि इस बार कांग्रेस से वो प्रत्याशी हो सकती है। वहीं इस बार कद्दावर नेता बनवारी लाल शर्मा के भतीजे और पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने बसपा ज्वाइन कर ली है और रितेश शर्मा
को बसपा से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बीजेपी से राजाखेड़ा के विधायक रहे रविंद्र सिंह बोरा के पुत्र विवेक बोरा और शिवचरण कुशवाहा भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और मैदान में पूरी तरीके से तैयार खड़े। और इस लिस्ट में एक और नाम आरएसएस पृष्ठभूमि और ब्राह्मण चेहरे के रूप में किशन चंद शर्मा, विशंबर दयाल शर्मा का भी नाम लगातार सुर्खियों में जमीन पर नजर आया है। इस सीट पर 40,000 कुशवाहा वर्ग के वोटर्स हैं, लगभग 18 से 20,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और 28,000 एससी वोटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो कांग्रेस जीत तय कर सकती है, लेकिन यहां ट्विस्ट तब होगा अगर बीजेपी बनवारी लाल शर्मा के परिवार से उनकी पुत्रवधू नीरजा शर्मा को धौलपुर से टिकट देती है तो मुकाबला रोचक होने की पूरी संभावना है। अब हम बात करेंगे राजाखेड़ा की। राजाखेड़ा भी कांग्रेस के एक कद्दावर नेता का विधानसभा क्षेत्र रहा है, जिन्होंने यहां काफी लंबे समय तक राजनीति की और अब उनके बेटे इस विधानसभा से विधायक हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और कई बार मंत्री रहे प्रद्युम्न सिंह की। पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह का इस सीट पर 1967 से दबदबा चलता आ रहा है। इस राजनीतिक सफर में उनको हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अधिकतर उन्होंने इस सीट पर जीत ही हासिल की है। अब तक हुए चुनाव में 10 बार कांग्रेस को, 2 बार भाजपा और 1 बार लोकदल और 2 बार निर्दलीय को जीत मिली है। 2008 में प्रद्युम्न सिंह के परिवार में कुछ खटास आने के चलते उनके चचेरे भाई रविंद्र सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस बार चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में प्रद्युम्न सिंह के सामने जा खड़े हो गए और चुनाव लड़ा। भाजपा को इस विधानसभा को दूसरी बार जीतने का मौका मिला, लेकिन रविंद्र सिंह इस विधानसभा में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए और एक बार फिर 2013 में प्रद्युम्न सिंह ने कांग्रेस की झोली में ये जीत दर्ज कराई। इस बार उन्होंने अपने चचेरे भाई रविंद्र सिंह के पुत्र विवेक बोरा को शिकस्त दी। पिछले चुनाव में जहां जिले के कद्दावर नेता बनवारी लाल शर्मा के पुत्र अशोक शर्मा ने जब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली थी, तब पार्टी ने उन्हें इस चुनाव में प्रद्युम्न सिंह के पुत्र रोहित बोरा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा, जहां 2 कद्दावर नेताओं के पुत्रों में जबरदस्त कांटे की टक्कर हुई और जीत कांग्रेस के रोहित बोरा को मिली। अब हम बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में भी अब कांग्रेस बोरा ही पूरी तरीके से तैयार हैं, मजबूती से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी के रूप में सबसे प्रथम श्रेणी में खड़े हुए। लेकिन अशोक शर्मा के निधन के बाद इस बार इस सीट पर उनकी पत्नी नीरजा शर्मा चुनाव लड़ सकती हैं, जिनका जिक्र हमने धौलपुर सीट पर भी किया। अशोक शर्मा के पुत्र दुष्यंत शर्मा और उनकी पुत्री मालविका शर्मा डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी के प्रत्याशी, तो बीजेपी से आईपीएस पवन जैन, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, वो भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी से राजपाल सिंह मैदान में हैं, क्योंकि राजपाल पहले जिला प्रमुख रह चुके हैं, वो भी सशक्त दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी से शोभरण सिंह भी दावेदारों के नाम में उनका नाम शामिल है। अब विधायक और विकास कार्यों की बात कर लेते हैं। इस इलाके में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जिनमें एक गर्ल्स और एक कोएड कॉलेज है जो खोला गया है। काली तीर योजना, जिसकी हमने बात करी, जो कि बहुत कारगर इस इलाके के लिए साबित होगी, जिससे किसानों की पानी की समस्या खत्म हो सकेगी, उसकी चर्चा जैसे हमने आपसे अभी की थी, वो यहाँ पर जीवनदायिनी के रूप में है और ज़मीन पर इसकी चर्चा काफ़ी देखने को मिली है। इसके अलावा 220 केवी का सबस्टेशन मनिया में और 132 केवी का सबस्टेशन अंबिका में खुलेगा और जिससे बिजली की समस्या में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। सड़क पर 400 करोड़ का खर्च हुआ है, कई स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, क्षेत्र में तहसील और उप तहसील का गठन भी हुआ है। जमीन पर हमें महिलाओं में विधायक के प्रति उत्साह नजर आया, क्योंकि हाल ही में 35 ग्राम पंचायत में नारी पंचायत की गई है और नारियों की समस्या पर चर्चा की गई है। लेकिन जमीन पर स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत सड़कों को लेकर भी लोगों में सवाल था। लोगों ने सवाल उठाए कि कांग्रेस की सरकार की विधायक अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं
और विधायक ने पूरा राजनीतिक उनके परिवार का सफर रहा है। ऐसे में विकास के और नए कार्य किए जा सकते थे, ऐसी लोगों में चर्चा रही। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद के साथ जनता फिर भी विधायक के समर्थन में नजर आई। राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर हमेशा प्रद्युम्न सिंह के परिवार का दबदबा रहा, लेकिन इस क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता ज्यादा होने के कारण अशोक शर्मा के परिवार से किसी को टिकट मिला तो टक्कर दमदार देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे धौलपुर की बाड़ी सीट पर। अब तक कांग्रेस का ही दबदबा रहा। अब तक हुए चुनाव में 10 बार कांग्रेस, एक बार भाजपा और बसपा, इसके अलावा 3 बार निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। बाड़ी सीट पर पहला चुनाव कांग्रेस के हंसराम ने जीता था, हार का मुंह देखना पड़ा और इस बार इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शिव सिंह ने जीत दर्ज की। 85, 90 और 93 में कांग्रेस के दलजीत सिंह, जिन्होंने स्थानीय लोग चीकू के नाम से जानते हैं, 3 बार वो जीते और इस सीट पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा बार काबिज करने का इतिहास बनाया। क्योंकि इस विधानसभा में गुर्जर वोटर्स की संख्या भी काफी है, तो 1998 में यहां से बीजेपी के जसवंत सिंह गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया, जो जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। कांग्रेस के दलजीत सिंह को हराकर पहली बार बीजेपी को यहां जीत का स्वाद चखाया, लेकिन 2003 में दलजीत सिंह ने जसवंत सिंह को हराकर चौथी बार जीत दर्ज की। इसके बाद बाड़ी की राजनीति में करवट ली गई और कभी विधायक दलजीत सिंह, चीकू के नजदीकी माने जाने वाले गिरिराज सिंह मलिंगा ने उनके खिलाफ ताल ठोक दी। 2008 में गिरिराज सिंह मलिंगा ने जीत दर्ज की और तब से लगातार गिरिराज सिंह भी यहां से विधायक हैं। और अब वर्तमान में विधायक और विधानसभा की क्या स्थिति है, उस पर बात कर लेते हैं। जनता में ये चर्चा थी कि बाड़ी बाईपास, सैपऊ बाईपास और बसई नवाब का बाईपास, ये इसको लेकर काफी उत्साह भी था, चर्चा थी और पॉजिटिव लाइन नजर आई विधायक के काम के तर्ज पे। विधायक की कार्यशैली और तरीकों से कार्यकर्ता ज्यादा खुश नहीं थे। कहीं ना कहीं कार्यशैली को लेकर सवाल था। खुलकर विधायक और जो विधायक के जो करीबी कार्यकर्ता हैं खुलकर नहीं बोल पाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिच नजर आ रहा था। शायद कार्यकर्ताओं अगर खुश नहीं है तो वो मलिंगा जो विधायक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जमीन पर जब चुनाव प्रचार में लगेंगे कार्यकर्ता तो वो नेगेटिव साबित हो सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता नाखुश नजर आए। कानून व्यवस्था को लेकर भी क्षेत्रवासी निराश दिखे और विधायक की पकड़ पर भी सवाल उठे। जमीन पर विधायक को लेकर एक किस्सा निकल कर आया, जिसमें एक एससी इंजीनियर AEN से मारपीट का जिक्र आया और ये कहा गया कि 32 फ्रैक्चर हुए उनको और विधायक ने उनसे मारपीट की। ये मुद्दा काफी ज्यादा बार चर्चा में हमें लोगों से मिला। जनता ने और कार्यकर्ताओं ने इस बात का जिक्र किया, जिसके चलते एससी कम्युनिटी में रोष भी नजर आया। बाड़ी सीट पर 28 से 30 हजार एससी वोटर्स हैं, लेकिन विधायक को टिकट मिलना भी 100% तय है। विधायक सबसे पहले अशोक गहलोत खेमे के माने जाते थे, फिर सचिन पायलट खेमे में चले गए और अब आजकल वापस अशोक गहलोत खेमे में नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके इतर कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें विधायक की लोकप्रियता भी देखने को मिली, कई ऐसे क्षेत्र भी मिले, कई ऐसे खेमे भी नजर आए जिसमें विधायक की लोकप्रियता भी सामने नजर आई। चौथी बार भी मजबूत प्रत्याशी के रूप में वो जमीन पर नजर आए और कांग्रेस भी पूरी तरीके से, जैसा मैंने आपको कहा कि 100% उनको टिकट के लिए उनका नाम उस सर्वे में भी है और आला कमान की सूची में भी नजर आए। बाड़ी विधानसभा में ठाकुर, गुर्जर, कुशवाहा और ब्राह्मण वोट बैंक का वर्चस्व है। बीजेपी के जसवंत गुर्जर 3 बार चुनाव हार चुके हैं, तो इस बार जसवंत गुर्जर को उनकी टिकट पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कुशवाहा समाज से कोई ना कोई बीजेपी से चुनाव लड़ सकता है। शिव चरण कुशवाहा, जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, वो बाड़ी के ही निवासी भी हैं और शिव चरण कुशवाहा का नाम भी प्रत्याशियों की सूची में शामिल नजर आ रहा है। इसके अलावा ठाकुर समाज से प्रशांत परमार, विष्णु सिंघल भी टिकट की दौड़ में शामिल है। अब हम बात करेंगे धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों में से बसेड़ी एकमात्र आरक्षित सीट की। 2008 के बाद ये विधानसभा सीट अस्तित्व में आई है। अब तक हुए 3 चुनाव में 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की।
इस सीट पर जाटव और कोली प्रत्याशियों में ही टक्कर देखी जाती है। 2008 में पहली बार हुए चुनाव में बीजेपी से सुखराम कोली ने निर्दलीय उषा जाटव को 7,744 मतों से हराया था। 2013 में सुखराम कोली का टिकट काटा और रानी सिलोटिया को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। सिलोटिया ने कांग्रेस के ओम प्रकाश कैन को शिकस्त दी और सीट को बीजेपी के खाते में डाल दिया। लगातार 2 बार बीजेपी के प्रत्याशी के जीतने के बाद तीसरी बार भी बीजेपी ने अपने जिताऊ प्रत्याशी का टिकट काटा और 2018 में बीजेपी ने छितरिया जाटव को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा, जिनका जिक्र राजस्थान में पिछले 4 साल में कई बार हुआ, उनको अपना प्रत्याशी बनाया और खिलाड़ी लाल बैरवा ने जीत भी हासिल की। मीणा, जाटव, राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स काफी संख्या में सीट में हैं और जिससे त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी की जीत में वो अहम रोल भी उसमें नजर आता है। जमीनी हकीकत की बात करें तो एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है, नई तहसील, उप तहसील भी बनी है, सड़कों पर भी पहले से बेहतर काम हुआ। 875 करोड़ की काली तीर योजना पीने के पानी की समस्या में फायदा पहुंचाएगी। 100 गांव और बाड़ी की शहरी इलाकों को पानी मिलेगा। बैरवा इस पूरे कार्यकाल में अपनी बयानबाजी के चलते चर्चाओं में रहे। राजस्थान एससी आयोग के अध्यक्ष भी हैं और कई बार अपनी ही सरकार को घेर चुके हैं। करीब 10 महीने पहले का उनका एक बयान शायद आपको ध्यान हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि 102 लोग जो 35-35 दिन तक 3 बार सरकार के साथ रहे, उनके दिलों में चोट पहुंची है। हमने शायद सरकार को बचाने में जो मेहनत की है वो गलत की है। सिर्फ 3 लोगों का ही सरकार बचाने में जिक्र होता आया है। हालांकि ये बात भी ठीक है कि खिलाड़ी लाल बैरवा राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और पल भर में पाला भी बदल लेते हैं, लेकिन जनता के बीच विधायक के नदारत रहने की चर्चा सुनने में आई। विधायक के विरोधियों ने भ्रष्टाचार और कलेक्शन के मुद्दे को भी उठाया। विधायक के खिलाफ जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आई है। अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो प्रत्याशियों की सूची में संजय जाधव को हाल ही में महासचिव बनाया गया है, जो खुद को मजबूत प्रत्याशी यहां से मान रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से सुखराम कोली, रानी सिलोटिया, दीपक दावेदारी जता रहे हैं। तो साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं, लेकिन ये चुनाव कई राजनेताओं का भविष्य भी तय करेंगे। हर एक उगते सूरज के साथ पार्टी की रणनीति में तेजी से बदलाव नजर आ रहा है। अलग अलग तरह के सर्वे भी कराए जा रहे हैं और कई जगह चुप्पी भी है और कार्यकर्ता उस चुप्पी के तोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। हर एक विधानसभा पर बहुत सारे नए समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। भविष्य की राजनीति के लिए इतिहास के पन्ने भी खंगाले जा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले इतिहास को फिर से वर्तमान के सामने लाया जा रहा है, ताकि राजनीतिक आईने से इस सच का सामना हो सके और उसके नाम पर वोट बटोरे जा सके। राजस्थान की राजनीति में यात्राओं का भी अहम रोल है। वसुंधरा राजे पहले 5 बार यात्राएं निकाल चुकी हैं और एक बार फिर से बीजेपी यात्राओं के जरिए जनता को रिझाने की कोशिश में लगी है, लेकिन भाजपा के लिए यात्रा निकालने का समय निकल चुका है और काफी देर होती नजर आ रही है। अब नेताजी का मर्म जनता समझेगी या फिर नेताजी जनता का मर्म समझेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। जनता की नाराजगी दूर करने के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी एमएलए की, सिटिंग एमएलए की, इससे विधायक का टिकट भी कट सकता है और दिल्ली में इसकी तैयारी और इसका चिन्हित वो कर दिया जा चुका है कि कौन कौन से विधायक हैं जिनकी टिकट कट सकती है और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। टिकट बंटवारे के वक्त कांग्रेस और बीजेपी कितने सिटिंग विधायकों को फिर से मौका देती है, ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तैयारियां पूरी दोनों ही पार्टी की चरम पर है। हाँ, इतना तो तय है कि सत्ता की वापसी में दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से जद्दोजहद में लगी हैं, या फिर और प्रिसाइजली कहें तो कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत और बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से लगे हैं, जिसकी झलक हमने हाल ही में हुई नरेंद्र मोदी की सीकर रैली में देखी। अब सब कुछ चेहरे पर भी डिपेंड करता है और आने वाला वक्त किसको चुनावी मैदान में उतारता है और किसको घर बिठाता है, ये तो अक्टूबर माह के अंत तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन किसको कुर्सी दिलाता है और किसको विपक्ष का डंडा थमाता है, ये भी दिसंबर में क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।